राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नवमांश कुंडली के बारे में। नवमांश कुंडली से रिलेशनशिप आप किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, आज हम कलयुग में रहते हैं, हमें पता नहीं कि इंसान इंटरनली क्या सोचता है, और कुंडली मिलान के समय बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ कुंडलियों को दो मिला देते हैं और सिर्फ गुण देख लेते हैं, और गुण के हिसाब से फिर वो शादी में आगे बढ़ जाते हैं। और 50% केसेस में आप देखेंगे कि जब गुण मिलान हुआ होता है कुंडली के बाद तो भी डाइवोर्स होता है। तो ऐसा क्यों है कि कुंडली मिलान होने के बाद भी आपका डाइवोर्स हो रहा है? क्योंकि कुंडली अच्छी तरीके से मैच नहीं की गई है। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे बेसिक टेक्निक्स ऐसे बताऊंगा जो आपको चेक करने हैं हॉरोस्कोप में सामने वाले के। तो भले ही इंसान झूठ बोल सकता है, बट कुंडली झूठ नहीं बोलती। तो आज हम उन टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर मंगल दोष की बात करना चाहूंगा। मैं काफी समय से सोच रहा था कि मंगल दोष के हिसाब से जो एक फियर क्रिएट किया गया है मार्केट के अंदर, इसको कहीं ना कहीं बर्स्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ बुक्स कहती है, मैं नहीं यहाँ पर कह रहा कि कुछ वैदिक शास्त्र कहते हैं, कुछ बुक्स यहाँ पर कहती है कि अगर मंगल आपके पहले भाव में हुआ, चौथे भाव में हुआ, सप्तम भाव में हुआ, अष्टम भाव में हुआ, 12वें भाव में अगर आपका मंगल हुआ तो ये आपको मंगल दोष देगा, डाइवोर्स दे सकता है, सेपरेशन दे सकता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप वैदिक शास्त्रों के हिसाब से पकड़ने की कोशिश करें तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस फॉर सेपरेशन। दिस इज नॉट द ओनली कॉम्बिनेशन फॉर सेपरेशन। बट क्यों सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक फियर क्रिएट किया गया है मार्केट में? आई डोंट नो कि क्या होता है। मैं इस बात को बहुत ज्यादा दावे के साथ कह सकता हूं बिकॉज आई माई रियल सिस्टर, मेरी जो खुद की बहन है जिसकी शादी हुई है आज से 8-9 महीने पहले, इन हर 7th हाउस देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और लड़के की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। बट आप देखेंगे हैप्पी मैरिड लाइफ और बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ काम चल रहा है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट जो एक सेपरेशन को बताता है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। अगर कुंडली के अंदर सप्तम स्थान का मालिक अच्छे तरीके से बैठा हो, और अगर अष्टम स्थान का मालिक अच्छे तरीके से अगर कुंडली के अंदर बैठा हो, तो ना आपको 50,000 की पूजा करवाने की जरूरत है, ना आपको कुछ और करने की जरूरत है। तो अगर कोई पंडित जी या फिर एस्ट्रोलॉजर आपसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारे डोनेशन करवा रहे हैं, आपसे ये डोनेशन वो डोनेशन, कहीं शादियां करवा रहे हैं मंगल दोष के तरीके से, तो आप समझिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं है। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ जानी चाहिए कि सप्तम स्थान का मालिक अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, अष्टम स्थान का मालिक अगर कुंडली के अंदर अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, तो मंगल दोष इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस नहीं है। पहली बात तो ये, इस बात को एकदम क्लियरली आप समझ जाइए। जब भी आप कुंडली मिलान करेंगे, कोई मंगल दोष कहे तो बाकी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात, यहां पर ये काल सर्पदोष। आप अगर मुझे कोई ऐसी क्लासिकल डिक्टिम बता दे जहां पर काल सर्पदोष ये जो एक टर्म है ये मेंशन्ड है, कोई भी आपको क्लासिकल टर्म, जो जितना मैं देख पाया तो मुझे तो आज तक कोई नहीं दिखा क्लासिकल। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि राइटर्स ने जो बुक लिखी है उनके बारे में नहीं। आजकल के मॉडर्न राइटर्स अपनी बुक में ऑफकोर्स अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, बट उसकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं। बट अगर आप कोई क्लासिकल डिक्टिम मुझे बता दे जो ऋषियों से आई हुई है, वहां पर अगर काल सर्पदोष कहीं लिखा है तो कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, काल सर्पदोष के इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं और पॉजिटिव्स भी होते हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे काल सर्पदोष वाली मैं आपको कुंडलियां बता दूंगा जो करोड़पति लोग हैं लिटरली। तो ये एक दोष नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और पॉसिबिलिटीज जो है वो नेगेटिव भी है और वो पॉजिटिव भी है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। पर ये प्रोपेगेंडा इतना बड़ा बन चुका है आज की दुनिया के अंदर कि यहाँ पर कहीं मंदिरों में इसकी पूजा होती है, और कई लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ वो एक काल सर्पदोष के लिए। तो इसको एक नेगेटिव रोल की तरह क्यों प्ले किया है मुझे नहीं समझ आता। तो अगर कुंडली के अंदर आपको काल सर्पदोष भी दिखता है तो इससे भी डरना नहीं है। देयर आर फ्यू रेमेडीज टू बी डन जिससे आप उस पोजीशन को बेटर कर सकते हो, लाइक एनी अदर योगा। उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको ये बात पर भरोसा करना चाहिए मेरी। और बहुत सारे लोगों को शायद ये वीडियो पसंद ना आए या फिर मेरी बात पसंद ना आए, बट दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। आजकल आप जहाँ जाइए वहाँ पर काल सर्पयोग की लोग चर्चा करते हैं और काल सर्पयोग के नाम से आतंकित कर देते हैं। काल सर्पयोग को ये लोग कहते हैं राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाएं तो ये काल सर्पयोग है। और राहु केतु की धुरी को अगर आप 12 राशियों में घुमाते चले जाएं तो 12 प्रकार के काल सर्पयोग बना लेंगे लोग। तो आपको भय दिखाने के लिए ये 12 प्रकार में कोई न कोई घुमाकर ये आपको बता देंगे। एक आध ग्रह इसके बाहर चला गया तो उसको इन्होंने अर्धकाल सर्पयोग। तो बातें हैं प्रेडिक्टिव टेक्निक्स पर। इसके पहले शुक्र को और मंगल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको नवमांश कुंडली देखनी है, स्पेशली रिलेशनशिप या फिर मैरिज के लिए। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र आपका सेक्सुअलिटी है, विमेन का कारक है, कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप है, वैभव है, सुख है, आपका सेक्सुअल जो हैप्पीनेस है वो भी कहीं ना कहीं शुक्र है। देखिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और सेक्सुअल हैप्पीनेस को आपको अलग करके देखना पड़ेगा, और अगर कलयुग के हिसाब से देखें तो शुक्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मंगल को समझने की कोशिश करें तो मंगल एक एग्रेसिव कमांडर है और एक मोटिवेशन है। अगर मंगल को बहुत डीपली आपको समझना है कि मंगल क्या है, तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे।
पाएंगे। तो देखिए, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो मंगल वो एक एक्स्ट्रा पुशअप है या फिर एक एक्स्ट्रा सुपर सेट है जब आप कंप्लीटली थक जाते हैं। जो लोग जिम जाते हैं मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि आप 10 रैप मार रहे हो, 20 रैप मार रहे हो, बट एक वो लास्ट का जो रैप होता है या फिर लास्ट का एक सुपर सेट होता है जो आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं होती करने की, बट आप तो भी किसी भी तरीके से वो कर लेते हो। और जब आप वो कर लेते हो तो उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, दैट इज योर मार्स। जो प्योरिटी है मार्स की वो है कि जो चीज आप नहीं कर सकते बट आपने उसको इतना ज्यादा पुश किया कि अब आप वो चीज अचीव कर चुके हो, और वो अचीव करने के बाद का जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज योर मार्स। कुंडली के अंदर जितना अच्छा मंगल होगा उतना आप खुद को पुश कर पाएंगे। तो अगर कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाए, एक दूसरे का दृष्टि संबंध बना ले और स्ट्रांगली प्लेस्ड है, और जुपिटर के अंदर अगर एक भी मेलिफिक एस्पेक्ट आ गए तो ये बहुत हद तक बताता है कि इंसान की सेक्सुअल डिजायर जो होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, और इनसैटिएबल सेक्सुअल डिजायर के कारण वो बाहर जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर पड़ सकता है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे अगर शुक्र जो है मंगल की राशि के अंदर चला गया नवमांश कुंडली के अंदर और मंगल इसको एस्पेक्ट कर ले तो ये सेकंड योग बनाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। अगर शुक्र और मंगल का एक्सचेंज हो गया D1 चार्ट के अंदर अगर बैड हाउसेस के अंदर, तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताता है कहीं ना कहीं। देखिए, D1 और D9 के अंदर चीजें अलग से चेक करनी होती है। D9 के अंदर अगर आपको ये चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंटली मिली, मतलब ये एक और +1 इसको पॉइंट्स देना है एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। थर्ड टेक्निक यहां पर यह है कि शुक्र अगर शनि के नवमांश के अंदर चला जाए और शनि अगर शुक्र के नवमांश के अंदर चला जाए और एक दूसरे को अगर ये एस्पेक्ट कर ले, स्पेशली अगर शुक्र शनि के नवमांश के अंदर जाकर शनि अगर यहां पर एस्पेक्ट कर ले, तो ये बताता है सेम जेंडर रिलेशनशिप या फिर सेम जेंडर की तरफ एक आकर्षित होना। दूसरा, ये पॉसिबिलिटी बनाता है कि ऐसा इंसान जो होता है वो ह्यूमन प्लेजर से ज्यादा एक आर्टिफिशियल प्लेजर्स की तरफ उसका ज्यादा रुझान होता है। जैसे कि आजकल लोग जो सेक्स टॉयज यूज करते हैं और ये सारी चीजें जो आपको मार्केट के अंदर देखने मिलती है, ये सारी वो चीजें हैं। देखिए, सैटर्न जो है वो बहुत ड्राई प्लैनेट है। यहाँ पर शुक्र के साथ उसका मिल जाना ये ह्यूमनली कनेक्शन को कहीं ना कहीं तोड़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण आप देखेंगे लेटर लाइफ के अंदर जाके उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता अपने जीवन के अंदर, और जिसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब होती है। तो आपको अगर ऐसा कुछ योग कुंडली के अंदर दिख रहा है तो उसके बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए। देखिए, अगर जहां तक गे की या फिर लेस्बियन की इन चीजों की बात करें तो सूर्य को देखना इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता सकता है कि आपका जो फिजिकल प्लेजर है वो नॉन लिविंग थिंग से आएगा, बट अगर इस तरीके से इसको देखें कि गे है या फिर लेस्बियन है तो उसके लिए सूर्य का कमजोर होना जरूरी है और सूर्य का थर्ड हाउस से कनेक्टेड होना जरूरी है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी है, यहाँ पर मुझे वैसी कुंडलियां देखने का मौका भी मिलता है कि इटली में, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग, आई वुड से कि 20 से 30% लोग मैं देखता हूँ जो कि गे और लेस्बियन वो साइड के होते हैं। तो मैं जरूर जाकर उनसे कुंडलियां मांग लेता हूँ उनकी कि ऐसा क्या योग बन रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि थर्ड हाउस जो होगा वो आपको प्रोमिनेंट सिचुएशन में मिलेगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड प्रोमिनेंट सिचुएशन के अंदर मिलेगा, और सूर्य का कनेक्शन जो होगा वो राहु के साथ होगा और थर्ड लॉर्ड के साथ होगा। एक यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये चेक करने की होती है कि थर्ड लॉर्ड का जो मालिक होगा, थर्ड हाउस का जो मालिक होगा वो सूर्य से ज्यादा बलवान हो जाना चाहिए कुंडली के अंदर। तो इस तरीके से आप देखेंगे, स्टेप 1 आपको लिखना है कि सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर हो गया या फिर अफ्लिक्टेड हो गया, थर्ड हाउस का लॉर्ड यहां पर स्ट्रांग हो गया, शनि जो है वो शुक्र के नवमांश में बैठा है या शुक्र जो है वो शनि के नवमांश में बैठ रहा है, और एक दूसरे को अगर ये एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये 3-4 पॉइंट में से अगर आपको 3 पॉइंट भी अगर कुंडली में दिखते हैं तो आप एक पॉइंट पे आ सकते हैं कि यहां पर मैरिड लाइफ के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। एक और बात मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, अगर शनि या शुक्र दोनों में से एक भी प्लैनेट या फिर दोनों ही प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो खुराफाती होता है, उसको अलग अलग चीजें ट्राई करनी होती है। तो ऐसा इंसान अगर ये सब चीजों में ना भी हो बट सिर्फ वो ट्राई करने के चक्कर में, और सूर्य अगर वीक हो जाए, सूर्य का वीक होना इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्राई करने के चक्कर में उसकी चीजें बदल जाती है। जैसे आप यूएस में आज देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे स्ट्रेट होते हैं बट वो कॉलेजेस और ट्यूशंस के अंदर जाके अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्राई करना है। इसके अगर थोड़ा डीप जाए इसके अंदर तो सैटर्न लोनलीनेस का भी कहीं ना कहीं कारक है। तो इंसान लोनली होता है, नई चीजें ट्राई करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, बहुत बड़ा मेजर रीजन है ये जहां पर इंसान अपना सेक्स बदलता है। देखिए, ये यूरोप में ज्यादा देखने मिलता है बिकॉज लोनलीनेस यहां पर ज्यादा है। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप डीपर जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 7th हाउस जो होता है आपके D1 चार्ट का, वो आपके ओवरऑल मैरिज के व्यू को बताता है, आप मैरिज को किस तरीके से परसीव करेंगे और आपके पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको बताता है। देखिए, आज से अगर 20 साल बाद में आपसे कहूं कि आपकी मैरिज लाइफ क्या थी, वो आपका 7th हाउस है। अगर आप ऊपर जाकर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब थी, सो ओवरऑल थिंग्स आर दैट 7th हाउस। तो कुंडली के अंदर अगर 7th हाउस के साथ बहुत सारे मेल मेलिफिक प्लैनेट्स अगर कनेक्ट हो जाए और शुक्र अगर उन मेल मेलिफिक प्लैनेट के राशियों के अंदर D9 के अंदर चला जाए, तो ये मेल मेलिफिक जो प्लैनेट्स होते हैं ये आपके डाइवोर्स का कहीं ना कहीं रीजन बन सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे, बट एक बेसिक समझ जाते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली के 7th भाव के अंदर सूर्य आकर बैठे हुए हैं, मेलिफिक है सूर्य, और शुक्र है, उसका कनेक्शन अगर सूर्य के साथ नहीं है D9 के अंदर, सो नाउ सन डजंट हैव द पावर टू अफेक्ट योर मैरिड लाइफ टू एक्सटेंट के वो डाइवोर्स चले जाए।
तो शुक्र का कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर वो मेल मेलिफिक प्लैनेट सप्तम स्थान के अंदर बैठा है और शुक्र उससे कनेक्ट हो रहा है D9 के अंदर, तो ही वो डाइवोर्स देगा, नहीं तो वो डाइवोर्स नहीं देगा। तो बहुत लोग होते हैं कि कुंडली के अंदर सप्तम स्थान के अंदर केतु देख जाते हैं और D9 के अंदर अगर केतु का रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है शुक्र के साथ, तो बोल देते हैं कि मैरिड लाइफ खराब होगी। मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी, बिकॉज नाउ प्लैनेट के पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि वो डाइवोर्स करवा सके। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लोग रियल लाइफ के अंदर बोलते हैं कि मैं इस पॉलिटिशियन को जानता हूं, मैं उस पॉलिटिशियन को जानता हूं, पर क्या वो पॉलिटिशियन आपको जानता है? तो उसी तरीके से इस केस में ऐसा हो गया कि अगर सप्तम स्थान के अंदर केतु बैठा है तो केतु कहने की कोशिश करता है कि मैं इन लोगों को जानता हूं, मैं ये खराब कर सकता हूं, मैं वो खराब कर सकता हूं। बट अगर आपका शुक्र केतु के साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो वो किस तरीके से खराब करेगा, राइट? तो मतलब ये है कि आप तो पॉलिटिशियन को जानते हो, पर क्या पॉलिटिशियन आपको जानता है? तो रिलेशनशिप के अंदर तभी वो फैक्टर बनेगा जब दोनों प्लैनेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तभी वो आपके काम आ पाएगा। तो जब अगर आपको काम निकलवाना है किसी से, तो आप बंदे को जानते हैं और बंदा भी आपको जानता है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। तो इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको बहुत नेगेटिवली नहीं लेना है। अगर आपका 7th हाउस मेलिफिक से कनेक्टेड है, बट अगर वो शुक्र के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पर वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो गोचर के अंदर, ट्रांजिट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सप्तम स्थान के अंदर अगर आपके मेल मेलिफिक्स आकर बैठ गया, फिर मेल मेलिफिक स्ट्रांगली कनेक्टेड है सप्तम भाव के मालिक के साथ, और शुक्र अगर उनके नवमांश राशि के अंदर चले जाए, तो क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए, सप्तम भाव अगर D1 चार्ट के अंदर शनि के साथ अगर बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट में आ जाए और शुक्र शनि की राशि के अंदर अगर चले जाए नवमांश के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर रीजन होगा कि ऐसा जो इंसान होगा वो अपने सबॉर्डिनेट जो होते हैं, आप जो लोअर लेवल पे उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ लव रिलेशनशिप में पड़ जाना। आप देखेंगे अक्सर आपने केसेस सुने होंगे कि घर का जो मेल आदमी है वो अपने काम वाली के साथ कहीं ना कहीं भाग गया। इस चीज का आपको सेंस समझ में नहीं आएगा, बट वो शनि जब शुक्र के साथ कनेक्ट हो जाएगा नवमांश के अंदर, और शनि बहुत मेलिफिक पोजीशन के अंदर बैठा है D1 के अंदर अगर सप्तम भाव के अंदर, तो आपको ऐसी सिचुएशन देखने मिलेगी। सो फुलफिलिंग देयर सेक्सुअल डिजायर्स थ्रू द पीपल हु आर सबॉर्डिनेट। तो आप देखेंगे ये टाइप का रिलेशनशिप। उसके अलावा देखेंगे अगर ऐसे लोग जो हैं बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे कि अपने वर्कर के साथ उठना बैठना इनका होता है और फिर ये चीजें होती है, तो आप देखेंगे ये 1-2 दिन में नहीं होता। अगर शनि कनेक्टेड है आपके सप्तम भाव के साथ, तो ऐसे ईयर्स ऑन ईयर्स, मतलब आप वो बहुत छोटी चीज से वो शुरू होती है और फिर वो बढ़ते 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 आगे जाती है, और ये चीजें जल्दी टूट नहीं सकती। तो फॉर एग्जांपल अगर मंगल आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे रहा है, तो वो तुरंत टूटेगा और फिर आपको नया कोई मिल सकता है या फिर आप सुधर भी सकते हैं। बट अगर यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट बहुत इंफ्लुएंस बढ़ गया, तो ऐसे केसेस में होता है कि लॉन्ग टर्म होता है और फिर बाद में वो परमानेंट ही होता है कहीं ना कहीं। तो कुंडली में अगर ये एक योग बन रहा है तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ये एक और योग है सेम जेंडर मैरिज के लिए या फिर सेम जेंडर अट्रैक्शन के लिए। तो अगर सूर्य आपके सप्तम स्थान में आकर बैठ जाए या फिर सप्तम स्थान से बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बना ले, और शुक्र अगर D9 चार्ट के अंदर आपके सूर्य की राशि के अंदर चले जाए, इसका मतलब ऐसा जो इंसान होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर पड़ सकता है, क्योंकि उसे नेम फेम चाहिए, पोजीशन चाहिए, सुपीरियोरिटी चाहिए कहीं ना कहीं। ऐसे जो लोग होते हैं आप देखेंगे आपको ये कास्टिंग काउचेस जो होते हैं बॉलीवुड के अंदर, जहां पर ये सब गंदी चीजें आपको देखने मिलती है कि इंसान अपने आप को बेचता है। क्यों? क्योंकि उसे फेम चाहिए होता है, सुपीरियोरिटी चीजें चाहिए होती है। देखिए, ये अगर कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ऐसे केसेस में आपको देखना होगा कुंडली में शनि स्ट्रांग है या नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और कुंडली के अंदर शनि अगर स्ट्रांग बैठा है, तो इसका मतलब इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होता है, वो सूर्य की एनर्जी को नेगेट करने के लिए कहीं ना कहीं शनि है। बट अगर शनि भी कुंडली में वीक हो जाए, सप्तम स्थान से अगर सूर्य का संबंध स्ट्रांगली बन जाए और शुक्र सप्तम स्थान का जो मालिक है सूर्य उसके राशि के अंदर D9 के अंदर चले जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं पावर के भूखे होते हैं और पावर के लिए अपने आप को बेच सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं आप देखेंगे कि जो बार बार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो ज्यादा अमीर होगा उसके पास चले जाएंगे। सो ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने मिलेगा। ये बॉलीवुड के अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा। अगर आप एक्ट्रेसेस और एक्टर की चार्ट खोलकर देखेंगे तो आपको बहुत हद तक ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे चार्ट्स में देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक फोटोग्राफी का भी कॉम्बिनेशन है, कैमरे के आगे आने का भी कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं। तो शुक्र जो होता है वो आपका वैभव है, वो आपकी ब्यूटी है, और सूर्य जो आपका फेम है। तो यू कैन कनेक्ट दिस थ्रू दैट ऑल्सो, कि फेम थ्रू योर ब्यूटी, right? But this is also a combination for extramarital because of the need for superiority or because of the need for getting a higher status. तो अगर मार्स आपके सप्तम स्थान के साथ D1 के अंदर स्ट्रॉन्ग संबंध बना ले, और अगर यही शुक्र मंगल की राशि में आपके D9 के अंदर चले जाए, तो आप देखेंगे इसका बहुत सिंपल रीजन होता है कि एक इनसैटिएबल सेक्सुअल डिजायर होती है। इंसान की सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हाई होती है और वो एक पार्टनर से वो चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे मैं मंगल के बारे में स्टार्टिंग के पार्ट में वीडियो में बता रहा था कि अब ऐसा जो इंसान होगा वो मोटिवेटेड होगा अलग अलग काम करने के लिए। ये 1 बार करेगा, ये 2 बार करेगा, ये 3 बार करेगा, 10 बार करेगा। इट इज जस्ट लाइक डूइंग योर जिम।
इसको ऐसे लगेगा कि वो एक जो रैप है उससे उसको किक मिलेगी. सो दिस पर्सन इज बेसिकली, ये इसकी उत्तेजना तो इतनी नहीं होती, बट इसके वो अचीवमेंट का जो टारगेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. जैसे कुछ लोग आप देखा होगा कि टीनेजर्स बैठ के जब बात करते हैं तब वो बोलते हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड रही है या फिर मेरे इतने बॉयफ्रेंड रहे. सो राइट, दैट इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन जब एक शुक्र मंगल के साथ मिल जाए आपके नवमांश के अंदर. तो ये एक गलत एरिया को प्रमोट करता है, फिर एक गलत मैनरिज्म को प्रमोट करता है कहीं ना कहीं. तो अगर कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और अगर जुपिटर बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो आपको संभाल कर रहना चाहिए. इन द केस ऑफ राहु, अगर राहु सप्तम स्थान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहा है और अगर शुक्र राहु की राशि के अंदर अगर चला जाए आपके D9 चार्ट के अंदर, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा वो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होना और डिफरेंट रिलीजन की लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना, फॉरेनर्स की तरफ अट्रैक्ट होना. देखेंगे कि ऐसे जो लड़के होंगे इनको फॉरेन की लड़कियां ही पसंद आएंगी, बड़े लंबे बाल, ब्लॉन्ड हेयर, जिन्होंने लिप जॉब कराया हुआ है, बहुत लंबे लंबे होठ या फिर बड़े बड़े होठ. सो यू नो, आउटसाइड जाना, अपने कैटेगरी के आउटसाइड के लोगों को पसंद करना राहु के केस में. देखिए, अगर आपको कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज देखना है कि हिंदू की लड़की मुस्लिम के घर पे जा रही है, मुस्लिम की लड़की हिंदू के घर पे आ रही है, अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं. राहु का कनेक्शन यहाँ पर शुक्र के साथ देखने मिलेगा नवमांश कुंडली के अंदर. तो दीज आर द सिचुएशन विच आर बीन क्रिएटेड. देखिए, ये एक बीमारी का भी इंडिकेशन होता है कि जिन लोगों को एड्स से लेकर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या फिर बीमारियां हो जाती है, डिजीजेस हो जाते हैं, वो भी आप इस कॉम्बिनेशन के थ्रू देख सकते हैं. तो यहां पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल का एक चांस बनता है, बट ड्यू टू राहु. तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि डिफरेंट मेलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट एरियाज पर आपके अफेक्ट कर सकते हैं. इन द केस ऑफ केतु, ये आपको डायरेक्टली सेपरेशन दे देता है. इंसान का एक प्यार पर से भरोसा ही उठ जाता है कोई ना कोई रीजन की वजह से, फिर चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो कोई और चीज हो. यहां पर एक सबॉर्डिनेट प्लैनेट को देखना जरूरी है. इन द केस ऑफ केतु आप चंद्रमा को देखेंगे. अगर ये योग बन रहा है और चंद्रमा और वीक हो जाए, अफ्लिक्टेड हो जाए, तो ये सेपरेशन दे देता है. इन द केस ऑफ राहु आप सूर्य को देखेंगे. इन द केस ऑफ शनि आप फिर से सूर्य को देखेंगे. इन द केस ऑफ सूर्य आप शनि को देखेंगे. तो उस तरीके से ऐसे सबॉर्डिनेट प्लैनेट्स है, अगर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. अगर वो बहुत ज्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट में आ चुके हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. सो टू सम अप द टॉपिक, में कुछ बातें यहां पर ऐड करना चाहूंगा, प्लीज इन्हें सुनिए. तो पहली बात यह कि अगर सप्तम स्थान का मालिक कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, अष्टम स्थान का मालिक अगर कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, तो मंगल दोष इज यूजलेस, कोई काम नहीं करेगा, शादी बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है. दूसरी बात यह कि काल सर्प दोष जैसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को मानिए. इसके ऊपर पैसा खर्च मत कीजिए. आप बेसिक रेमेडीज या फिर एक बेसिक लाइफस्टाइल को अगर अपनाएंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करके कार्मिक रेमेडीज करेंगे, आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं. तीसरी बात यहां पर यह कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो इस बात को समझना जरूरी है कि लाइक्स और प्रेफरेंसेस ऐसी दो चीजें हैं जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, दो लाइक माइंडेड पीपल ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बाकी लव और अफेक्शन टाइम के साथ खत्म हो जाएगा और हैबिट्स ही हैं जो रह जाएंगी. तो अगर आपकी हैबिट्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, एक जन को माउंटेन जाना है और दूसरे जन को हमेशा सी जाना है, तो राइट, हमेशा एक को एडजस्ट करना पड़ेगा यहां पर. और किसी भी इंसान को आज के जमाने में सबका सूर्य प्रबल होता है, सबका ईगो ज्यादा होता है, किसी को एडजस्ट करना पसंद नहीं है. तो अगर आप एडजस्टिंग फैक्टर बढ़ते जाएगा मैरिज के अंदर, उतनी मैरिज खराब होती जाएगी. तो लव और अफेक्शन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ये सब सॉरी टू से बट फालतू बातें हैं. आपको सिर्फ कुंडली के अंदर ये देखना होता है कि प्रेफरेंसेस एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लाइकिंग्स एक दूसरे के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, एक जो बंदा है जिसको डोनेशन करने का बहुत ज्यादा शौक है, वो सोशल वर्क करना चाहता है, और दूसरी जो बंदी है उसको लग्जरी का बहुत ज्यादा शौक है, वो सिर्फ लग्जरी खरीदना चाहती है. तो आप देखेंगे कितना भी प्यार हो इन दोनों के बीच में, कितना भी उसको ये पसंद आता हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटीज हो, ये मैरिज नहीं चल पाएगी यहां पर. तो लाइक्स और प्रेफरेंसेस को देखना इंपॉर्टेंट है. तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को उस तरीके से देखें. यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी कुंडली मिलान के लिए मेरे पास कुंडलियां आती है, लोग मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में कहता हूं, लोग एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. कोई ऐसे नहीं आकर पूछता क्या ये साथ में खुश रहेंगे, क्या ये कंपैटिबल रहेंगे. तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए. मैरिज को एज अ प्रॉब्लम मत देखिए, प्रॉब्लम निकालने की कोशिश मत कीजिए. एज अ लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशन को देखिए, ताकि आप एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट के अंदर आ सके और एक दूसरे को बढ़ावा दे सके. सो दिस वॉज माई टेक ऑन मैच मेकिंग और किस तरीके से आपको कुंडली देखनी चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में. थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को भी इतना सारा प्यार देने के लिए. वी आर मोर देन 18,000 पीपल नाउ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स. राधे राधे, हरे कृष्णा.